अंदर आपका गतिरोध जारी है। 22 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया है धरने पर बैठे हुए और जाकिर हुसैन गैसावत जी की तबीयत बिगड़ गई है और भी कई विधायकों की तबीयत नासाज है। क्या स्थिति है, क्या वार्तालाप की स्थिति है? आज कुछ वार्तालाप होनी है, कुछ न्योता आया? इंदिरा गांधी जी के नाम पे, उनके नाम पे व्यंग्यात्मक टिप्पणी, इंसल्टिंग तरीके से उनका नाम लेना, तो 22 घंटे तो क्या, हम 22 दिन भी बैठे रहेंगे जी। शुरू से ही कोई ज़्यादा डिमांड नहीं थी। डिमांड ये थी कि जो ये बोले हैं उसको, इंदिरा गांधी जी के नाम को लेके जो बोले हैं वो डिलीट किया जाए। मेरे सवाल के ऊपर जब मैंने अधिकारियों पे एलिगेशन लगाए कि 15 लाख लखपति दीदी आपने बना दी और 5 लाख लखपति दीदी के नाम एक महीने में जोड़ दिए, तो ऐसा क्या ब्रह्मास्त्र है आपके पास में कि आप 5 लाख महिलाओं को लखपति दीदी की कैटेगरी में 1 महीने 1.5 महीने में शामिल कर सकते हो? तो फिर इसका मतलब तो ये है कि आप तो सारे राजस्थान को ही लखपति दीदी बना सकते हो। मैंने मंत्री को कहा कि मंत्री जी, ये जो आप अधिकारियों का फेक डाटा दे रहे हो, ये फर्जी डाटा देना बंद करो, इनके चक्कर में मत आओ। इस पे इन्होंने ऐतराज़ किया और ऐतराज़ करके वो लाइन विधानसभा की कार्रवाई से हटा दिए। मैं पूछना चाहता हूं, क्या आज तक कभी ऐसा हुआ है कि अधिकारियों पे लगाए गए एलिगेशन सत्ता पक्ष के साथियों द्वारा हटाए गए? संसदीय कार्य मंत्री ने वो एलिगेशन हटा दिए और जब इंदिरा जी के नाम पे टिप्पणी की गई और उसको हटाने के लिए हमने कहा, तो उस पे इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। और सबसे अफसोस की बात तो ये है, जब हम चाहते थे कि सदन चले, बजट पे चर्चा है और पूरे राजस्थान का बजट में क्या दिया है क्या नहीं दिया, क्या गतिरोध हमको, और जाते के साथ ही उन्होंने नारायण जी को कहा कि आपको माफी मांगनी पड़ेगी। तो ये बात, नाराजगी हमारी है, एजिटेशन हमारा, और माफी भी हम मांगे, ऐसा नहीं। हमने कहा मंत्री माफी काम नहीं किया, हमने आपसे रिक्वेस्ट की और रिक्वेस्ट हमेशा की कि आप एक तरफी कार्रवाई बंद करो। सदन में क्वेश्चन आवर ठीक से नहीं चलता है, क्वेश्चन का जवाब मंत्री लोग ठीक से नहीं देते हैं, तो उन्होंने उस बात पे सहमति नहीं जताई और हम वापस आ गए। देर शाम को उन्होंने सस्पेंशन का ऑर्डर निकाल दिया। इस तरह की कार्रवाई शोभा नहीं देती है। और शाम को सत्ता पक्ष के 3 मंत्री आए, हमसे रिक्वेस्ट की कि आप स्पीकर साहब के पास चलो, और जब स्पीकर साहब के पास चलने की बारी आई, हमसे रिक्वेस्ट की उन्होंने कि आप स्पीकर साहब के पास चल के बात करो, गतिरोध दूर करना है। और जब पता किया तो स्पीकर सदन में मौजूद ही नहीं थे। फिर बाद में पता चला कि स्पीकर तो जयपुर में ही मौजूद नहीं है। तो हमें नहीं, सत्ता पक्ष के साथियों को भी पता नहीं है। तो ये तो वही बात हो गई कि रोम जल रहा था और नीरो बंसी बजा रहा था। सत्ता पक्ष के साथी हमसे बात कर रहे हैं, विपक्ष धरने पे है, विधानसभा के अंदर धरने पे है, विधानसभा के अंदर धरना जारी है और स्पीकर की तरफ से व्यवस्थाएं हो रही है, और उसके बावजूद स्पीकर यहां से अजमेर चले गए बिना गतिरोध को दूर किए हुए। तो इससे ज़्यादा गलत बात नहीं हो सकती। हम गतिरोध जारी है हमारा एक ही सबसे पहली डिमांड है कि सबसे पहले वो लाइन हटाई जाए और फिर सस्पेंशन निरस्त किया जाए, उसके बाद में हम अगली वार्ता करेंगे। एक मिनट। राजस्थान विधानसभा में विधायकों को धरना देते हुए पूरा 1 दिन बीत चुका है। ऐसी स्थिति के अंदर हालात क्या हैं, रात कैसी गुजरी, कितने विधायकों की तबीयत खराब हुई और आगे कांग्रेस की क्या तैयारी है? कांग्रेस दल के मुख्य सचेतक रफीक खान हमारे साथ में मौजूद है। सब पूरा दिन बीत गया है और विरोध अभी भी जारी है। अंदर बताया जा रहा है कि जाकिर हुसैन गैसावत की तबीयत और शुगर लेवल काफ़ी गड़बड़ा गई है। हमारे एक सीनियर विधायक, ये आप लोगों ने नहीं लिया? जी जी।
हमारे एक सीनियर विधायक जिनकी शुगर 550 पहुंच गई है और तबीयत ज़्यादा ख़राब है, सुबह पसीना पसीना आ गया। जब वो नहा के आए तो बहुत बुरी तरीके से पसीने पसीने हो गए। जब शुगर चेक कराई, डॉक्टर को बुलाया तो पता चला कि शुगर 550 हो गई है। तो 550 शुगर, डॉक्टर ने रेस्ट की सलाह दी, डॉक्टर ने भर्ती होने की सलाह दी। हमने जब विधायक से चर्चा की तो विधायक ने ये कहते हुए मना कर दिया कि इंदिरा जी के मामले में मैं यहाँ धरने पे बैठा हूँ, उनके नाम पे जिस तरीके की टिप्पणियाँ हैं उस बात पे, तो मैं चाहे कुछ भी हो जाए मैं विधानसभा परिसर से बाहर नहीं जाऊँगा। इलाज, कोई डॉक्टर यहाँ आएगा तो हम इलाज करा लेंगे, अदरवाइज मैं बाहर नहीं जाऊँगा। तो अभी तबीयत खराब की स्थिति में वो डॉक्टर उनको सलाह दे रहे हैं इलाज के लिए बाहर जाने की, तो आपके विधायक दल ने कुछ सलाह दी कि भाई क्या करना चाहिए? हमने कहा उनको, उन्होंने कहा बाहर मैं नहीं जाऊंगा, इलाज। तो फिर हमने डॉक्टर से ये कहा कि इलाज यहीं करें। हमने ना पक्ष में ही उनका बेड का इंतज़ाम करने की बात कही, तो बेड ना पक्ष में प्रोवाइड कराने से मना कर दिया है। तो सोफ़ा पे हमने उनको सुला रखा है और ट्रीटमेंट जारी है। जी बिल्कुल, एक सेकंड रुकिए, लाइव में और करते हैं। तो ये पूरा घटनाक्रम है। अंदर जाकिर हुसैन गैसावत की तबीयत खराब हो गई। अब देखना ये होगा कि फिलहाल इन हालात में क्या एक्शन लिया जाता है। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से लाइव ले रहे हैं, कंटिन्यू है ना। अभी अपना इधर पीसीसी मुख्यालय पर भी है, 3 बजे पुतला देना। पूरे राजस्थान में चल रहा था। आप तो कहना तबीयत खराब हो गई। धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। करीब करीब पूरे 24 घंटे होने वाले हैं इस विरोध प्रदर्शन को कांग्रेस को अंदर। और जिस तरह का घटनाक्रम रहा, कई विधायकों की तबीयत बिगड़ी। अभी जो ताज़ा अपडेट है, जो विधायक जाकिर हुसैन गैसावत है, उनका शुगर लेवल काफ़ी हाई चला गया है और काफ़ी पसीना वगैरह भी है। उन्हें बाहर इलाज के लिए ले जाने की पेशकश की गई, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। कांग्रेस दल के मुख्य सचेतक रफीक खान हमारे साथ में मौजूद है, बातचीत करते हैं, ताज़ा अपडेट रहते हैं सेहत पर। सर, क्या अंदर घटनाक्रम हुआ है, पूरा क्या मामला है और क्या अभी सिचुएशन है? जाकिर हुसैन गैसावत, जिनको कल सस्पेंड कर दिया गया था, आज सुबह जब वो नहा के निकले तो उनके पसीना बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल पसीना आया। तो डॉक्टर्स को बुला के चेकअप किया गया तो पता चला कि शुगर करीब करीब 550 हो गई और एक आध बार तो 550 से क्रॉस कर गई। तो डॉक्टर्स ने सजेशन दिया कि इनको तुरंत प्रभाव से भर्ती कराया जाए। जाकिर हुसैन ने कहा कि मैं ऐसे मुद्दे पे मुझे सस्पेंड किया गया है जो बहुत जेन्युइन मुद्दा है और हमारी कांग्रेस जो हमारी नेत्री है और जिसके लिए ये कहा जाता है कि उन्होंने हिंदुस्तान में और नहीं बल्कि पूरे दुनिया के अंदर देश का नाम रोशन किया और हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई के अंदर 93,000 सैनिकों को नील डाउन कराया, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा सरेंडर है। और पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, बांग्लादेश का निर्माण हुआ, तो उन्होंने इनकार कर दिया। उनके ऊपर ऐसा एलिगेशन लगा है। तो मैं किसी सूरत में विधानसभा को, जब तक इसका डिस्पोजल नहीं हो जाता, मैं विधानसभा परिसर से बाहर नहीं जाऊँगा। आप कांग्रेस दल के मुख्य सचेतक हैं, आपकी भी जिम्मेदारी है सभी की सेहत का, सारी चीज़ों का। आप अपने लेवल पे क्या तैयारी कर रहे हैं? कहीं कोई संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं? जैसे ही मुझे पता लगा मैंने डॉक्टर्स को बुलाया और डॉक्टर से जब बात हुई तो उन्होंने सीनियर डॉक्टर एसएमएस से बुलाए, जो एंकोलॉजिस्ट हैं और एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं, वो चेक कर रहे हैं और ट्रीटमेंट शुरू हो चुका है। उनको उम्मीद है कि घंटे 2 घंटे हम देखते हैं, नहीं तो फिर यहीं पे कोई मेडिसिन चेंज करेंगे। मेडिसिन चेंज करने के अलावा अंदर बाकी विधायकों की क्या स्थिति है? 24 घंटे आपको हो गए हैं, अभी तक यहाँ हैं, क्या डिमांड है? रात को देर रात भी आपकी वार्ता हुई थी, उसमें भी कोई हल इसमें नहीं निकला। 24 घंटे क्या 24 दिन हो जाएं तो भी हम यहीं रहेंगे जब तक कि इस मामले का सॉल्यूशन नहीं निकल जाए। लेट नाइट जो वार्ता हुई थी वो क्यों विफल रही? लेट नाइट वार्ता हुई, सरकार के मंत्री यहाँ आए वार्ता करने के लिए और वो चाह रहे थे कि स्पीकर से बात हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली स्पीकर यहाँ से चले गए थे। जी बिल्कुल।
आपने इशारा किया तो मैंने सीमित थोड़ा लिमिटेशन में कर दिया। नहीं ठीक। राजस्थान विधानसभा में गतिरोध जारी है। यहाँ पर 6 विधायकों के निलंबन को लेकर के लगातार पिछले एक दिन से कांग्रेस विधायक अंदर धरने पर हैं। कुछ विधायकों की तबीयत नासाज भी हुई है। जाकिर हुसैन गेसावत का शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इन तमाम परिस्थितियों के बावजूद अंदर धरना जारी है। पूरे प्रदेश के अंदर जिला मुख्यालयों पर कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस के जो मुख्य सचेतक हैं कांग्रेस दल के विधानसभा में रफीक खान हमारे साथ में मौजूद। सर, बड़ी विकट स्थिति बनी हुई है और सबकी नज़र विधानसभा पर है। क्या अपडेट है ताज़ा? आपके विधायक की तबीयत कैसी है और आगे तैयारी क्या है? देखिए, विधायक की तबीयत ख़राब है, इसमें कोई दो राय नहीं है। शुगर 550 क्रॉस कर गई है और दोबारा जब चेक की तो 544 थी। ट्रीटमेंट चालू हो गया है एंड उम्मीद कर रहे हैं कि शुगर जल्दी कंट्रोल होगी। लेकिन हम सभी विधायक मजबूती के साथ यहाँ हैं और ख़ास तौर से गेसावत जी ने कह दिया कि मैं बाहर कहीं नहीं जाऊँगा, मैं चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी भी शुगर बढ़े, मैं यहीं विधानसभा परिसर में रहूँगा। और बाकी सभी विधायक स्वस्थ हैं, पूरा मुस्तैदी से धरने पर डटे हुए हैं, मजबूत हैं और मजबूती से इस मामले को उठाएंगे। और जो सरकार ने जो निलंबन किया है और जो लाइन डिलीट नहीं की, उन बातों पे हम सरकार को मनवा के छोड़ेंगे। क्या मतलब रहा पूरा रात भर का मामला? कैसे वक्त गुजारा आपने? रामधुनी भी की, एक दूसरे से परिचर्चाएं भी की, कुछ आपने वो कारपेट वगैरह का भी चेकअप किया कि कैसा है कैसा नहीं? रामधुनी भी की और आपस में चर्चाएं भी हुई और ये कंक्लूज़न हमारी बातचीत का और पूरी चर्चा का ये समझ में आया कि सरकार क्वेश्चन आवर नहीं चलाना चाहती। क्वेश्चन आवर में मंत्री जवाब नहीं दे पा रहे हैं। जैसा आपने कल देखा मेरे सवाल के ऊपर, मेरे सवाल में सप्लीमेंट्री सवाल नहीं लेने दिए गए और सप्लीमेंट्री सवाल जो नहीं लेने दिए गए, उसके अलावा फूल सिंह जी ने जब सवाल किया तो उनको 5-5 सप्लीमेंट्री दे रहे हैं। मेरे एक सवाल पे मेरा सप्लीमेंट्री तो नहीं लेने दिया गया, जो ओरिजिनल सवाल का खंड 2 है उसका भी आंसर नहीं लेने दिया गया और जो फर्स्ट में मैंने पूछा उसमें भी मंत्री ने जवाब नहीं दिया। ऐसा क्या करिश्मा कर रहे हो कि 5 लाख औरतों को, 5 लाख महिलाओं को आप लखपति बना रहे हो? अरे भाई, फर्जी डाटा बंद करो, ग्राउंड पे आओ, ग्राउंड रियलिटी देखो, लिस्ट प्रोवाइड कराओ, पता लगे 5 लाख महिलाएं कौन सी लखपति बनी हैं। आप भी जाओ, इंटरव्यू करो, मैं भी जाऊं, पता करूं। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी की भी महिलाओं को भी ऐड करें। 0/0 परफॉर्मेंस है सरकार की। कोई लखपति दीदी नहीं बन रही है। फर्जी आंकड़े देश को देके गुमराह कर रहे हैं। पूरी स्टेट को उम्मीद थी कुछ करेंगे, पिछले बजट में कह दिया हम 5 लाख महिलाओं को करेंगे। मंत्री जी इतने सीधे हैं कि वो 20 लाख को 20,000 बोल रहे हैं कि आगे हम 20 लाख को 20,000 को कर देंगे। मैंने कहा मंत्री महोदय 20 लाख बोलो। तो जिस तरीके से प्रेजेंटेशन है वो गलत है, सरकार संभाल नहीं पा रही है, मंत्री आंसर नहीं दे रहे हैं, आंसरों के नाम पे अपशब्द कह के और हाउस को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या मतलब हल निकलेगा? बातचीत भी कई हुई, वार्ता विफल रही और आप पूरे प्रदेश के अंदर हर जिले में विरोध भी कर रहे हैं। मंत्री जब आए तो मंत्रियों का रुख पॉजिटिव था, वो चाहते थे कि गतिरोध खत्म हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली स्पीकर नहीं थे यहाँ पर, तो स्पीकर के आने का इंतजार कर रहे हैं या बातचीत करेगी सरकार। अब ये बॉल सरकार के कोर्ट में है, हम धरने पे हैं। जी बिल्कुल। तो ये स्थिति आप देख सकते हैं कि कांग्रेस ने बातचीत कर ली है। 2 प्रमुख शर्तें रखी है कि जो विधानसभा की कार्रवाई है उससे वो पर्टिकुलर पॉइंट हटाया जाए जो मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा है पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बारे में। दूसरी चीज़ जो निलंबन है 6 विधायकों का, वो रद्द किया जाए। इन दोनों चीज़ों को लेकर के गतिरोध खत्म हो सकता है। अब इस स्थिति के अंदर इंतज़ार विधानसभा अध्यक्ष का है कि वो जब यहाँ आते हैं उनके सामने जो सत्ताधारी दल के मंत्री अपनी बात रखते हैं, तो कहीं ना कहीं जो बातचीत है उससे इस गतिरोध का रास्ता निकलता है या नहीं निकलता। लगातार दूसरी बार बड़ा गतिरोध है, पहले फोन टैपिंग के मामले में और अब इंदिरा गांधी पर टिप्पणी के बाद में विधानसभा के अंदर ये विरोध है। पहले केवल विरोध नारेबाजी तक की बात थी, अब लगातार 24 घंटे से ज़्यादा वक्त होने के बावजूद कांग्रेस के विधायक अंदर धरना दे रहे हैं और पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस हर जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन कर रही है ताकि वो ये जो पूरा मामला है इसमें अपनी मांगों को मनवा सकें और कहीं ना कहीं जो विरोध है सरकार के खिलाफ और यहाँ पर हुई घटनाक्रम के खिलाफ वो अपना जो है पेश कर सकें। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से।
विधानसभा में कांग्रेस के 6 विधायकों के निलंबन को लेकर के और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के अपमान को लेकर के पूरे प्रदेश के अंदर बीजेपी की ओर से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। राजधानी जयपुर में आप देख सकते हैं कि चांदोल के संजय सर्किल पर जहां पर पुतला दहन किया गया है, लगातार नारेबाजी की जा रही है, निलंबन रद्द करने की मांग की जा रही है और जो अपमान की बात कही जा रही है कांग्रेस की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की माफी की मांग की जा रही है। क्या विरोध है आप लोगों का, क्यों मांग कर रहे हैं? देखिए, विधानसभा में जिस तरह से अनपार्लियामेंट्री वर्ड और अनपार्लियामेंट्री तरीके से पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी, जिनका लोहा पूरी दुनिया मानती है, सम्मान है पूरी दुनिया में, और यहाँ तक कि भाजपा के नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी उनको दुर्गा का अवतार कहा था। और आज एक नेता अगर मंत्री खड़े होकर के अपमानजनक तरीके से उनका नाम लें, उनके नाम का संबोधन करें, तो ये विरोध करने वाली बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब इसका माफी मांगने की बजाय कांग्रेस के ही विधायकों के खिलाफ, खास करके प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री गोविंद सिंह डोटासरा और हमारे अन्य विधायकों के खिलाफ जिस तरह से निलंबन की कार्रवाई की है, ऐसा लगा कि ये निरंकुशता भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे लाना चाहती है, वो सहेगा नहीं। हिंदुस्तान और पूरा जो प्रदेश है आज उद्वेलित है। प्रदेश भर में आज जो है हमारे कांग्रेस पार्टी के इस घटनाक्रम को लेकर के विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं और आगे भी जब तक जरूरत पड़ेगी हम ये संघर्ष करेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे। और भाजपा को जो है भाजपा जो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता गलत भाषा और गलत आचरण कर रहे हैं, उससे उनके खिलाफ जनता के सामने उनका उजागर भी करेंगे और उनको माफी मांगने के लिए मजबूर करेंगे। जी बिल्कुल, माफी मांगने के लिए मजबूर किया जाएगा। क्या आगे घटनाक्रम है? अभी प्रदेश की कमेटियां अब अलग अलग मोर्चे करेंगे विरोध। देखिए, ये विरोध प्रदर्शन हम प्रमुख तमाम जिला स्तर पर लेकर जाएंगे। यदि हमारे जो जिस तरह से निंदनीय टिप्पणी अविनाश गहलोत जी मंत्री जी ने करी है, हम उसकी करे निंदा करते हैं और आने वाले समय में हम इस सरकार को ये दिखा के रहेंगे कि आने वाले समय में ये अगर नहीं चाहते इसी तरह से हमारे महापुरुषों का अपमान करेंगे। निंदान के खिलाफ विरोध किया जाएगा। जयपुर के जिला अध्यक्ष आर तिवारी हमारे साथ में मौजूद है। आप देख सकते हैं पीछे पुतला दहन किया जा रहा है। क्या मांग है आप लोगों की? लोकतंत्र को तानाशाही के रूप में बदला जा रहा है। जो देश की मां कहलाती है, जिन्होंने दुनिया का भूगोल बदला, जिन्होंने भारत में हरित क्रांति ला करके देश को आत्मनिर्भर बनाया खाद्यान्न में, जिन्होंने प्रीवी पर्स राजाओं का, महाराजाओं का, नवाबों का प्रीवी पर्स बंद करके बैंकों को आम आदमी के लिए सुलभ कराया। आज इंदिरा गांधी के लिए ये भारतीय जनता पार्टी के 9 शिक्षीय मंत्री अविनाश गहलोत जैसे कितना अपमानजनक टिप्पणी करते हैं। हम सब उद्वेलित हैं और हम चाहते हैं भजन सरकार अपने अविनाश गहलोत से माफी मंगवाए। और तो चोरी और सेनाचोरी जब प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी, जब हमारे टीकाराम जी नेता विपक्ष, तो कहते अविनाश गहलोत अपने शब्दों को वापस ले। हालात ये है कि विधानसभा का अध्यक्ष तो निष्पक्ष होता है। वासुदेव जी ने भी क्या किया, जब डिमांड करी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने, जब डिमांड करी हमारे नेता विपक्ष ने कि इनसे माफी मंगवाओ, इनके शब्दों कटो, उन्होंने हमारे नेताओं को इस सत्र के लिए निकाल दिया। ये तानाशाही है। ये भारतीय जनता पार्टी का भगवाकरण करना चाहते हैं विधानसभा का, हम होने नहीं देंगे। ये वो इंदिरा गांधी है जो 77 में हारती है, 80 में फिर देश के ऊपर राज करती है। वो इमरजेंसी की पीड़िता जिनको कहा गया कि इमरजेंसी लगाई, फिर देश की जनता ने 2.5 साल में उनको अपना सिरमौर बैठाया। तो ये तो सिद्ध हो गया इंदिरा गांधी के किए हुए 17 साल के शासन में भारत का ऋण एक एक आदमी के लिए लाभ का दिया था। हम चाहते हैं, अरे भारत रत्न रही है, वो जवाब तो दे नहीं सकती, लेकिन आज भी उनके लाखों करोड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ता अपनी इंदिरा अम्मा के नाम पर अपनी जान दे सकते हैं। अगर अविनाश गहलोत माफ़ी नहीं मांगेंगे, हम पूरे राजस्थान में, और मैं तो जयपुर का अध्यक्ष हूँ, मैं जयपुर में लगातार इस आंदोलन को चलाता रहूँगा। ये बच्चन सरकार को चेताना चाहते हैं। जी बिल्कुल, तो ये देख सकते हैं आप, ये विरोध जो है पूरे प्रदेश के अंदर है। जयपुर जिले की जो स्थिति है वो आपके सामने नजर आ रही है। पुतला दहन किया गया, काफी तादाद में यहाँ पर जो है कांग्रेसी पहुंचे और स्पष्ट संदेश है कि ये अगर घटनाक्रम इस तरह का रहा, माफी नहीं मांगी गई, निलंबन रद्द नहीं किया गया, तो उनका विरोध प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से।
इंदिरा जी का ये अपमान, अविनाश गहलोत माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, अविनाश गहलोत माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मुर्दाबाद, 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 गवर्नमेंट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अरे इंदिरा जी का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, इंदिरा जी का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, इंदिरा जी का ये अपमान। सर कैसे हैं आप? बढ़िया, ठीक है एकदम। आओ दीदी। भाई शुरू हो गई ना। माननीय प्रभारी मंत्री महोदय, क्वेश्चन लेने देंगे। कहाँ उलझ गए जी? ठीक है, कहाँ उलझ गए यार? ये तो रोज चल पास ही है। स्टेडियम दो साहब। हाँ, धन्यवाद लाओ सर। ये मेरे दूधू से पहले लूड़ी के हैं। धन्यवाद स्टेडियम सर, मैडम गोपाल जी, मेरे खूब रहे। सर। शुरू करें मित्रों। माननीय जिला प्रभारी मंत्री महोदय हमारे समक्ष मौजूद हैं और जैसा कि आपको सभी को विदित है कि राजस्थान सरकार द्वारा बड़ी घोषणाएं जो हैं उसके बारे में अभी जिक्र किया जाएगा। प्रभारी मंत्री खुद हमारे साथ मौजूद हैं, सांसद महोदया मैडम हमारे साथ मौजूद हैं और जयपुर को लेकर जो भी बजट घोषणाएं दी गई हैं और जो सौगातें जयपुर को दी गई है उसको लेकर आप सभी मीडिया बंधुओं का हमारा स्वागत है। सर। मित्रों, आज की इस प्रेस वार्ता में आप सभी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रखवाले प्रहरी, आपका स्वागत और अभिनंदन है। वैसे आपका और हमारा मिलन अक्सर 2 या 3 बार हो ही जाता है, लेकिन आज जयपुर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण सिटी है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है।
हमारे लिए इंडिया में अनेक महत्वपूर्ण जो 12 शहर है उसमें से एक जयपुर भी है। जयपुर न केवल जयपुर शहर है बल्कि जयपुर राजस्थान की राजधानी के साथ ही दिल्ली का अल्टरनेटिव भी है। हमारे साथ जयपुर की सांसद यशस्वी मंजू शर्मा जी है, आप सभी साथी हैं। अभी 2 दिन पहले राजस्थान के विधानसभा में वर्तमान सरकार का दूसरा बजट पेश हुआ। पहला बजट पेश हुआ, हम आपके सामने आए थे, आपसे वार्ता हुई थी। पहले बजट की क्रियान्विति की सेम प्रक्रिया अपनाते हुए भी इस बजट की क्रियान्विति के लिए भी हमारी सरकार और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी कृत संकल्प है। उनका ये मानना है कि हम सिर्फ विधानसभा की फ्लोर पर बजट का वाचन करके उसकी इतिश्री नहीं कर लें। जो हम कहते हैं, जो हम विधानसभा की फ्लोर पर बजट वाचन के माध्यम से 8 करोड़ जनता के बीच में जाते हैं, वो धरातल पर उतरे, समय पर धरातल पर उतरे, उसकी क्रियान्विति हो, ये सुनिश्चित करना सरकार का दायित्व है। आप साक्षी हैं, पहले बजट की जो हमारी भूमि आवंटन से संबंधित जितने भी प्रकरण थे उसमें 90% के लगभग, अभी तो मैं कल या 1-2 दिन में आपको 100% कहेंगे, 90% और उससे ऊपर भूमि आवंटन के प्रकरण पूर्णतया निपटा दिए हैं, भूमि आवंटन हो गई है। जो हमारे 5 या 7% प्रकरण बचे हैं उसमें या तो कहीं न्यायालय में मामला विवादित है या भूमि की अवेलेबिलिटी को लेकर के कुछ विचार चल रहे हैं, इसीलिए बाकी सारे के सारे हो गए। जो हमारी बजट की घोषणाएं थी उसमें से 95% से अबव, और कल या फिर हम आपको 100% कहेंगे, वित्तीय स्वीकृतियां और प्रशासनिक स्वीकृतियां FS और AS भी जारी हो चुकी है। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव से पूर्व एक संकल्प पत्र जारी किया था और संकल्प पत्र में जो हमने जनता से वादे किए थे, हमने संकल्प लिया था कि अगर जनता हमें सेवा का मौका देगी तो हम इन संकल्प पत्रों को 5 साल में पूरा करेंगे। उसमें से लगभग 50% तक संकल्प पूरे करने की और अग्रसर हैं और हुए भी हैं। वर्तमान बजट हमारा समावेशी विकास एवं सर्वजन हिताय वाला एक महत्वपूर्ण बजट है। आने वाली पीढ़ियों का भविष्य कैसे बेहतर हो, हमारा राजस्थान समृद्ध और विकसित कैसे बने और हमारे बेहतर भविष्य हेतु पहली बार ग्रीन ग्रोथ पर फोकस करते हुए हमने विकसित राजस्थान 2047 की ओर प्रभावी कदम बढ़ाया है। पूर्व में पंचवर्षीय योजनाएं बनने का संकल्प हुआ करता था, लोग सरकारों का फोकस हुआ करता था। हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का संकल्प को हमने आधार बनाते हुए अब हमारा संकल्प 2047 है। 2047 तक हिंदुस्तान विश्व में विश्व गुरु बने, विश्व में तीसरी अर्थव्यवस्था बने और हम विश्व में एक समृद्धशाली देश के रूप में पहचान जाए। उसके लिए जरूरी है कि राजस्थान भी 2047 तक समृद्ध और विकसित बने और इसी को आधार रखते हुए हमने ये ग्रीन ग्रोथ पर फोकस करते हुए 2047 तक को हमें आधार रखता है। हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तभी हमारा राजस्थान विकसित करेगा और इसीलिए हमने आधार लिया है और हमारा फोकस है कि GSDP हमारा जो बढ़कर 19,89,000 करोड़ रुपए से अधिक का अनुमानित हमने किया है, ये लक्ष्य हम प्राप्त करेंगे। राज्य की प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम आप सब जानते हैं, मेरे से ज़्यादा भी आप जानते हैं, एनालिसिस भी करते हैं। हम सब की बात सुनने के बाद आप इसको आंकड़ों में भी देखते हैं। अभी हमारी पर कैपिटा इनकम
1,85,000 है और हम इसको बढ़ाने का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं बजट में। जीएनएसपीपी में हमारा 2024-25 में 16.75% मतलब करीब 17% की, लगभग 17% की वृद्धि हुई है, जो इतने वर्षों के बजट में पहली बार हुआ है। नहीं तो 14, 13, 12, 14, 13, 12 तक, इस बार हम 16.75% पर गए। वर्ष 2030 तक हम $350 बिलियन की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक वाला, जैसा हमने अभी कहा, बनने की ओर हम अग्रसर है, सख्त संकल्प है, इस ओर हम ठोस कार्रवाई कर रहे हैं। राज्य में तभी विकास हो सकता है जब हमारी अर्थव्यवस्था ठीक हो, प्रति व्यक्ति आय बढ़े, हमारा जीडीपीएस भी ठीक हो, और उसके लिए ये भी जरूरी है कि हमारा पर्यावरण भी ठीक हो। अदरवाइज अनेक बीमारियों को, अनेक तकलीफों को लेकर आता है। इसलिए राज्य में इस बार का बजट पहला ग्रीन बजट है और पर्यावरण सुधार की ओर भी अग्रसर हो रहा है। हमारी किसी भी देश और प्रदेश के विकास के लिए जो बुनियादी सुविधाएं हैं, पेयजल, सड़क, बिजली, सिंचाई, नागरिक सुविधाएं, इसको मेन फोकस किया जाता है। जिस प्रदेश में जल है तो कल है, जल है तो जीवन है के फोकस को लेकर चलते हैं तो ही पार पड़ते हैं। और आप लोग हमारे साक्षी हैं कि पहली बार जल जीवन मिशन, जो हमारा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का सबसे बड़ा था, 2024-25 तक हर घर नल से जल जाना था, वो राजस्थान इसमें बहुत पिछड़ गया। और सबसे अंतिम पायदान पर राजस्थान देश के राज्यों में आ गया। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे जल जीवन मिशन मंत्री आदरणीय CR पाटिल साहब से बार बार आग्रह किया कि हमारा 40% से भी कम काम हुआ है, जब तक हमको और समय और राशि नहीं मिलेगी हम इस काम को पूरा नहीं कर पाएंगे। मैं आभार व्यक्त करता हूं राजस्थान की 8 करोड़ की जनता की ओर से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का और CR पाटिल साहब का कि उन्होंने मार्च 2028 तक की अवधि जल जीवन मिशन में हर घर जल से नल का संकल्प दिया और 70,000 करोड़ रुपए का भी हमको सहायता की है। 20 लाख घरों में हम हर घर नल से जल की योजना के तहत हैं। और इस बार विशेष रूप से अल्टरनेटिव जो हमारा रिसोर्सेज है, जिससे पेयजल में सुविधा मिले और उपयोग में पानी आते, इसलिए 1000 हम नए ट्यूबवेल और 1500 हैंडपंप की घोषणा भी इस बजट में हुई है। और पहली बार, अभी तक जो JJM का कार्य था वो ग्रामीण क्षेत्रों में होता था, और पहली बार JJM का कार्य शहरी भी प्रारंभ होगा, जिसका नाम होगा मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन शहरी। हमने अपने मुख्यमंत्री जी ने अपनी तरफ से भी कि हमारे शहरों में भी पानी की व्यवस्था उतनी ही सुदृढ़ हो, पेयजल व्यवस्था उतनी ही सुदृढ़ हो जितनी ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यकता है। इसीलिए मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन शहरी प्रारंभ किया है। और हमारा सबसे महत्वपूर्ण, जिस पर अनेक बार राजनीति हुई, हमारे पूर्व भाजपा के राज्यकाल में आदरणीय वसुंधरा जी के कार्यकाल में एक ERCP नाम से योजना प्रारंभ हुई थी। बहुत कुछ आगे बढ़ा, लेकिन राज बदलने के साथ ही इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने जानबूझकर इसको लटकाया भटकाया। पर अब हमने राम जल सेतु लिंक परियोजना, राम सेतु जल परियोजना में राम हमारा राजस्थान है और म हमारा मध्य प्रदेश है। राम जल सेतु लिंक परियोजना, जिसको संशोधित PKC ERCP कहते हैं, 9,416 करोड़ रुपए की योजना है। और इस योजना में कार्यादेश भी जारी हुए हैं, 12,600 करोड़ रुपए की निविदाएं भी जारी हो चुकी है। और इस कार्य को धरातल पर लाने के लिए त्वरित गति से कार्य हो रहा है। बड़ी परियोजना है, 1 साल में 2 साल में पूरी होने वाली। बांध भी बनने हैं, लिंक, बांधों का लिंक भी होने वाला है। और यहाँ तक कि हमारा रहेगा कि जयपुर तक को उसका बेनिफिट मिले। इसीलिए ये संशोधित PKC ERCP योजना भी बनी है और इसके में धरातल पर कार्य प्रारंभ हुआ है। बिजली किसी प्रदेश के लिए सबसे महत्वपूर्ण इशू होता है। जमीन, जल और ऊर्जा, ये 3 महत्वपूर्ण ऐसे आयाम है जिसको अगर कोई प्रदेश फोकस करता है तो विकसित और समृद्ध प्रदेश में आ जाता है। और इसलिए हमने पूर्व की सरकार की जो 150 यूनिट बिजली फ्री देने की थी, उसको हमने बंद नहीं किया है, उसको कंटिन्यू रखा है।
और निःशुल्क बिजली योजना में सोलर प्लांट लगाने पर 150 यूनिट निःशुल्क बिजली की जो हमारा संकल्प है उसको भी हम निरंतर जारी रखेंगे और यहाँ तक कि बढ़ा करके 100 से आगे उसको भी बढ़ेंगे। 21,000 किलोमीटर नॉन पेचेबल सड़कों के कार्य। उसके बाद आता है, जैसा कि अब्राहम लिंकन का होते था, किस देश की प्रगति देखनी हो तो उस रोड को देखो। और हमारे यहाँ पहले कहावत थी कि जब गुजरात से आते थे तो राजस्थान में प्रवेश करते थे तो कहा जाता था उस जमाने में कि अब राजस्थान आ गया क्या, लेकिन आज राजस्थान बदल गया है। आज राजस्थान सड़कों के लिहाज से इंडिया में टॉप स्टेट में आने लग गया है और इसीलिए हमने सड़क तंत्र में सुधार के लिए भी 21,000 किलोमीटर नॉन पेचेबल सड़कों के कार्य 6,000 करोड़ के हाथ में लिए हैं। प्रति विधानसभा बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी राजनीतिक रंग के, प्रत्येक विधानसभा में 10-10 करोड़ रुपए के नॉन पेचेबल सड़कें या छोटी मोटी मिसिंग लिंक का कार्य करवाए जाएंगे। और जो हमारा मरुस्थली क्षेत्र है या हमारे डाउन क्षेत्र है, जो पिछड़े हुए जिले हैं, उनमें 15 करोड़ के काम करवाए जाएंगे। और साथ ही साथ प्रदेश में नए कृषि कनेक्शन की डिमांड लंबे समय से पेंडिंग है, घरेलू कनेक्शन की पेंडिंग है और 50,000 नए कृषि कनेक्शन और 5 लाख डोमेस्टिक कनेक्शन का भी हमारा लक्ष्य है और इसी वित्तीय वर्ष में हम इसको पूरा करेंगे। ये हमारे प्रदेश के विकास के लिए इसीलिए जरूरी है कि ये किसी भी प्रदेश के विकास का आधारबंद स्तंभ है और जिस विकास की बुनियादी सुविधाएं मिलती है तो नागरिक को पता लगता है कि कोई देश, कोई प्रदेश या कोई सरकार कार्य कर रही है। राइजिंग राजस्थान से आप परिचित हैं, इसको अनेक बार आपके सामने विषय आ चुका है और इसमें सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि अनेक एमयू जो है वो धरातल पर आने प्रारंभ हो गए हैं। 18 नवीन औद्योगिक क्षेत्रों में विकास के कार्य प्रारंभ हो चुके हैं। विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना के तहत 2 करोड़ रुपए से कम के लोन वाले पर बिल्कुल ब्याज मुक्त उनको ऋण दिया जाएगा ताकि वो अपनी उद्यम में लगाए। हमारे जो सूक्ष्म और लघु उद्योग है उसको केंद्रीय बजट में भी पूरा फोकस किया गया है और हमने भी उसमें पूरा फोकस किया है और इस संबंध में पॉलिसी भी हमने लाई, जो पॉलिसी मैं आपको एक पीसी में बता चुका हूं कि वो पॉलिसी भी इसीलिए रही है कि हमारे प्रदेश के लिए बड़े बड़े उद्योग के साथ ही साथ हमारे जो छोटे छोटे लघु उद्योग है, सूक्ष्म उद्योग है, वो रॉ मटेरियल देता है, आधारभूत संरचना देता है, छोटे छोटे उद्यमी उसमें जुड़ते हैं, बेरोजगारी को कम करता है। तो इस लिहाज से इस पर भी हमने पूरा फोकस किया है। और क्षेत्रीय विकास के अंतर्गत भी हरित अरावली विकास परियोजना में 250 करोड़ रुपए दिए। आप अरावली से पूर्ण रूप से परिचित। अरावली हमारे लिए राजस्थान के लिए हिमालय है। अगर हिंदुस्तान के लिए हिमालय जितना है इम्पोर्टेंट, उतना ही अरावली हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अरावली हरा भरा रहे, अवैध खनन नहीं हो, अरावली पुनः अपनी पूरा वैभव प्राप्त करे, जिससे अधिक से अधिक बरसात होगी, पर्यावरण में सुरक्षा होगी। इसीलिए अरावली को पुनः जीवित सही करने हेतु इस बजट में 250 करोड़ रुपए का काम किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र जो हमारे हैं, हमारे पास पंजाब से लगाकर राजस्थान, जिससे मैं आता हूँ, जिस क्षेत्र से आता हूँ, लंबी चौड़ी पाकिस्तान की सीमा लगती है, बांग्लादेश की सीमा लगती है और उसमें भी हमारे लिए जरूरी है कि उस अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, नया कार्यक्रम प्रारंभ किया है। उन क्षेत्रों का भी सभी प्रदेश के साथ ही साथ विकास हो, इसलिए मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम और साथ ही साथ पंच गौरव योजना, जैसे जयपुर के 5 गौरव है, आपको आपकी थैली पर इसका मिलेगा। और पंच गौरव योजना को और आगे बढ़ाते हुए 550 करोड़ रुपए का एक जिला एक उत्पादन, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत विस्तार किया गया है। साथ ही साथ हमारा जयपुर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जयपुर में जो स्पेशल घोषणाएं हुई है, मैं अभी मेरी वार्ता के बाद माननीय दीदी से निवेदन करूंगा, सांसद महोदय के, कुछ जयपुर के संबंध में जो विशेष है वो आपसे मुताबिक होगी, आपसे उसकी जानकारी देगी। हमारे लिए वरिष्ठ जन है जो हमारी धरोहर है, हमारे लिए सीखने का बहुत बड़ा माध्यम है। हमारे लिए बुजुर्ग है, दिव्यांग है, उन सब का भी सरोकार रखना, महिला है, बालिका है और सामाजिक सरोकार के दायित्व भी हम बराबर निभा रहे हैं। इस सरकार का दायित्व है कि जितना विकास सड़क, बिजली, पानी पे हो, उतना ही हमारे सामाजिक सरोकार के विषयों पर भी सरकार ध्यान दे
और इसीलिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि बढ़ाकर हमने 1250 रुपये प्रतिमाह की है और बिना भेदभाव के सभी को एक साथ हमने एक बढ़ाया है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर आने वाले हमारे 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं, पूर्व में हम 2 दिन उनको दूध पिलाते थे, अब हमने इसको बढ़ा करके 5 दिन दूध का किया है। आप वाकिफ हैं, हमारे गीग वर्कर्स हैं जो बहुत बड़ा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है और समाज का बहुत बड़ा तकवा है, जिसमें कहीं न कहीं हमारे कहीं न कहीं रिश्तेदार कहीं न कहीं इसमें होंगे। तो गीग वर्कर्स हमारा अनऑथराइज सेक्टर है, उसके श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा हेतु हमने 350 करोड़ के प्रावधान इस बजट में किए हैं ताकि उनकी सामाजिक सुरक्षा हो, उनके पारिवारिक ढंग से ठीक हो, उनको आत्मनिर्भर बने और इसीलिए भी ये। और वरिष्ठ नगर जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं उनको 2 तरह से हम दर्शन करवाते हैं प्रभु के, तीर्थ यात्रा जिसको हम बोलते हैं, हवाई जहाज से भी कराते हैं और रेल मार्ग से भी कराते हैं और उसके लिए भी हमने इस बार संख्या बहुत बढ़ाई है। माँ योजना एक केंद्र सरकार की बहुत ही महती योजना है और इस योजना को भी राजस्थान ने पूर्ण रूप से अडॉप्ट किया है, जिसके तहत कामगार वर्ग के जो आंखों की जांच कराकर निःशुल्क उनको चश्मे वितरण किए जाएंगे। 1 लाख दिव्यांगों को 20,000 रुपये तक के आर्टिफिशियल लेब इक्विपमेंट भी दिए जाएंगे। बालिकाओं को प्रोत्साहन हेतु 35,000 रुपये की स्कूटी, कल विधानसभा में 2 दिन पहले आपने विधानसभा में फ्लोर पर आप थे, प्रतिपक्ष की ओर से कहा गया था आप स्कूटी वितरण नहीं की, लेकिन हकीकत ये है कि उन्होंने कभी स्कूटी अपने पूरे 5 साल या 3-4 साल में वितरण ही नहीं की और जिस का फोटो वो बता रहे थे वो उनके कार्यकाल की स्कूटी जो विभाग को सप्लाई नहीं की। और इस सरकार के आने के बाद उस आंकड़े जो विधानसभा में रखे गए, पूरी स्कूटी का वितरण किया गया। मामूली सी 90% स्कूटी वितरण, 10% बची हुई, वो टेक्निकल वजह से। और इसीलिए बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन हेतु 35,000 स्कूटी इस वर्ष हम देनी जाएगी। और पत्नी के साथ अगर हम संपत्ति खरीदने हैं, और आप सबके लिए भी खुशखबरी है कि अगर ये अपनी धर्मपत्नी, अपनी अर्धांगिनी को महत्व देते हुए अगर आप कोई संपत्ति खरीद करेंगे तो उसमें स्टाम्प ड्यूटी में मतलब करीब का रिलैक्सन आपको मिल जाएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि पहला काम आप ही प्रयोग करेंगे, सभी अपनी अर्धांगिनी को संतुष्ट करेंगे, उनके नाम से प्रसिद्ध करेंगे। और 20 लाख लखपति दीदीवाड़ा भी हमारा इस वित्तीय वर्ष में फोकस है, हमारा टारगेट है। और किसान हमारे लिए बड़ी राशि, हमारे नरेंद्र मोदी जी का जो 4 जातियाँ बताई है उसमें एक जाति हमारी किसान है, एक हमारा विद्यार्थी है, हमारा नौजवान है, एक हमारे गरीब है और एक हमारे महिला है। तो उसमें किसान हमारे लिए बहुत रही है। पहली बार किसान सम्मान निधि, शायद मेरे जहाँ तक जानकारी है हिंदुस्तान में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि शायद और कोई प्रदेश में नहीं होगी, ये राजस्थान प्रदेश ने पहली बार मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि बढ़ी और इसकी राशि बढ़ाकर हमने 9,000 रुपये प्रतिवर्ष की है। इसके साथ ही 2,500 से अधिक ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर ग्राम सेवा सहकारी समितियां होगी। जिन जिन ग्राम पंचायतों में संख्या 2,500 होगी, 2,500 की जनसंख्या वाले जितने भी ग्राम पंचायत हैं उन सब ग्राम पंचायतों में GSS खोलने का हमारा लक्ष्य है। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना में बीमित पशुओं की संख्या भी 2 गुना करने का है। और आप परिचित हैं कि गेहूं का पिछली बार हमने MSP बढ़ाया था और इस बार और हमने 150 रुपये बढ़ा करके गेहूं का समर्थन मूल्य किसानों को दिया है ताकि किसान अपनी उपज समय पर बेच सके। और जब तक हम खेती को लाभदायी नहीं बनाएंगे, खेती के प्रति लोगों को आकर्षित नहीं करेंगे, तब तक खेती अविकसित नहीं होगी। और खेती विकसित नहीं होगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी और खेती हमारी विकसित होगी, बेरोजगारी कम से कम होगी, क्योंकि सबसे बड़ा तबका हमारा बेरोजगार इसमें लगता है। कृषकों को सब्सिडी हेतु 35 लाख 20 मिनी खेती के वितरण किए गए। और अंत में मेरा सुशासन के प्रति भी फोकस है इस सरकार का। जन समस्या समाधान हेतु प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में विधायक जन सुनवाई केंद्र खोला जाएगा। आपके यहाँ पहले से सांसद जन सुनवाई केंद्र खुले हुए हैं, राजस्थान में 25 जन सुनवाई सांसद केंद्र है, लेकिन इस बार हमने नया प्रयोग किया है कि हमारा विधायक भी पूरी जन सुनवाई करे। और विधायक मान लो अपने क्षेत्र में नहीं है, विधानसभा में कार्रवाई गया है, किसी मीटिंग में गया है, तो वो उस विधायक का ऑफिस हर वक्त खुला रहे और जनता वहाँ जाके अपनी कोई बात कह सके, वहाँ नोट करा सके, अर्जी दे सके। जब भी विधायक बैठेंगे तो सुनवाई हो सके, उसके लिए विधायक जन सुनवाई केंद्र भी खोलेंगे और 1,25,000 पदों पर ऐसी भर्ती भी करेंगे। और साथ ही साथ अटल ज्ञान केंद्र भी हमारी हर पंचायत पे होगा और वहाँ वो जनता की समस्या पर
नवस्थापित जो 8 जिले हैं, मैं इस पर थोड़ा सा आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। विधानसभा में अनेक बार इस संबंध में वार्ता हुई है, हमारे ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगे हैं, लेकिन जिलों की घोषणा के साथ कोई वित्तीय प्रबंधन नहीं किया था। और ये अब आपको जानकारी मिला होगा कि उन्होंने 17 जिलों की घोषणा कर दी, लेकिन वो घोषणा करने के साथ ही वित्तीय प्रबंधन कहाँ से होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ से आएगा, सरकारी लवाजमा कहाँ से आएगा, इसकी कोई व्यवस्था नहीं की थी। हमने जो 8 जिले जो हमने फिजिबल पाए हैं, उसके लिए 8 जिलों की स्थापना के लिए हमने 1000 करोड़ से ऊपर की राशि की व्यवस्था की है, ताकि इन सभी जिलों में प्रशासनिक लवाजमा भी हो, जितनी इक्विपमेंट या हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना उसकी व्यवस्था हो। और ये पहली बार हमने किया है नवस्थापित 8 जिलों में समस्त विभागों को जिला स्तरीय कार्यालयों की स्थापना हेतु फायर एनओसी भी किए, नवीन 8 साइबर थाने भी बनाए हैं। ये सभी कार्य हमारे एक विकसित प्रदेश की ओर अग्रसर ठोस कदम उठाने की ओर है। हमारा लक्ष्य है कि हम राजस्थान को 2047 तक समृद्ध और विकसित बनावे। इसमें आप सबकी भी बहुत महत्वपूर्ण भागीदारी रही है और मैं प्रभु से आराधना करता हूं कि निरंतर आपकी ये भागीदारी रहेगी। देखिए, बजट को धरातल पर लाने के लिए हमारी 19 तारीख को बजट घोषणा हुई है और आज ही कल ही प्रभारी सेक्रेटरी सब हमारे जिला प्रशासन के साथ बैठे हैं, जो जो घोषणाओं को तुरंत क्रियान्वित है और पूर्व की कोई 1-2 घोषणा कोई बच गई तो उसकी पालना है। और साथ ही साथ हम आज और कल प्रभारी मंत्री सभी जिलों में जाएंगे और बजट की क्रियान्विति की सुनिश्चित व्यवस्था करेंगे। ये सरकार का मन मस्तिष्क पता लगता है, कहना और करने में फर्क नजर नहीं आना चाहिए, इसीलिए ये सब कार्य किया। मैं जो जयपुर की लोकप्रिय सांसद आदरणीय मंजू जी शर्मा से निवेदन करूंगा, जयपुर हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपका जन्म स्थान भी है और हमारे स्वर्गीय भंवरलाल जी का कर्मस्थली लंबे समय तक रही है, उसके बारे में आप जानकारी देंगे। बजट में जो जयपुर को विशेष मिला है। धन्यवाद। सभी भाइयों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। राजस्थान का बजट जनहित और जन कल्याण का बजट आया है, सो मैं सरकार का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। जैसा हमारे प्रभारी मंत्री जी ने बताया कि राजस्थान की राजधानी जयपुर, जिसको हम अब दिल्ली से कंपेयर करने जा रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए जयपुर को भी विशेष सौगात इस बजट में मिली है। और ये सही बात है कि जिस शहर में सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य चारों चीज़ें जब अच्छी होती हैं तो वो शहर प्रगति के पथ पर होता है। ऐसे राज्य सरकार का जो बजट है, अपनों अग्रणी राजस्थान को देखते हुए, हमारा अग्रणी जयपुर को हम संकल्पना को रखते हुए जयपुर के बजट पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 1.7 करोड़ 69 लाख रुपए की लागत से बीसलपुर का पानी, जो रामगढ़ बांध के लिए कई दिनों से इसके जो हम इंतजार कर रहे थे कि कब रामगढ़ बांध में पानी आए और जयपुर के लिए इसका सब लोगों को पानी मिले, सो इसके लिए राजस्थान की सरकार ने ये बजट जयपुर के लिए दिया है। और 58 करोड़ 74 लाख रुपए की लागत से बगरू नगर पालिका के संपूर्ण क्षेत्र को पानी मिले। जैसा कि जल जीवन मिशन की बात करी आदरणीय मंत्री महोदय ने, तो हर घर में जल की व्यवस्था शहरी विकास के लिए भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। ऐसे ही मैं आपको बताना चाहूँगी कि ऊर्जा विभाग को भी हम हाथ में लेंगे तो आमेर में 400 केवी का GSS का निर्माण करवाया जाएगा, ताकि किसानों को भी और सबको समय से बिजली मिल सके और उनको कोई परेशानी ना हो। जैसे PWD की हम बात करें, सड़कों के लिए दिया सांगानेर से जगतपुरा, झोटवाड़ा और घाट की गुणी की सड़कों के लिए 135 करोड़ रुपए का बजट सैंक्शन हुआ है। जयपुर की सड़कें अच्छी होंगी, हमारे तो पर्यटक भी बहुत आता है। 35 करोड़ रुपए की लागत से बीलवाड़ी, NS 248 डोडासर और इधर पूरी सड़कों की लागत के लिए इतना पैसा उन्होंने 250 करोड़ रुपए जयपुर की सड़कों को ठीक करने के लिए दिया है। 55 करोड़ रुपए की लागत से विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र और विद्याधर नगर में, जो कि हमारे औद्योगिक इकाइयां जहां पर ज़्यादा हैं, उनकी भी सड़कों को ठीक करने के लिए इतना बजट राजस्थान सरकार ने सिर्फ जयपुर को डेवलप करने के लिए दिया है। 1 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत
सीतारामपुरा सड़क किनारे नाला चोमू जयपुर का निर्माण करने के लिए दिया है। इसी प्रकार से मैं आपको बता सकती हूँ 70 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से चाकसू से, और ये सारे जयपुर के भी आसपास, क्योंकि जयपुर के आसपास के लोग बहुत जयपुर के अंदर व्यापार और शिक्षा के लिए सब लोग आते हैं, तो उनको भी एक साधन, सड़कें अगर अच्छी हैं, सुविधाएं अच्छी हैं तो बहुत रहता है आने के लिए। इसी प्रकार मैं आपको बताना चाहूँगी कि शहरी विकास के लिए अलग से 185 करोड़ रुपए की लागत से जयपुर में आरओबी भी बन रहे हैं और एलिवेटेड सड़कों का भी निर्माण होने अपने बजट के अंदर दिया है। तो ये हमारा जो ट्रैफिक का जयपुर का बहुत बड़ा प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो जाएगा और 500 नई बसें जयपुर शहर में आवागमन के लिए दी जाएंगी। तो एक जो ट्रैफिक की समस्या जयपुर में हमेशा रही है उससे हमको जयपुर की जनता को उससे निदान मिलेगा। 50 करोड़ रुपए की लागत से द्रव्यवती नदी का भी अपग्रेडेशन, उसका सौंदर्यीकरण किया जाना है, जो भी एक बहुत ही जयपुर के लिए एक बहुत अच्छी सौगात होगी। 15 करोड़ रुपए की लागत से स्वर्ण जयंती पार्क जयपुर को ऑक्सीजन जोन के रूप में विकसित किया जाएगा, जो कि पर्यावरण को शुद्ध करने का एक बहुत बड़ी चीज जयपुर वालों को मिलेगी। जगतपुरा वैशाली नगर क्षेत्र में जो सेकंड फेज की जो मेट्रो आ रही है वो अम्बावाड़ी और विद्याधर नगर और जगतपुरा इस साइड सेकंड फेज में ये आने वाली है। तो ये भी एक जयपुर के विकास के लिए बहुत बड़ी सौगात हमको मिली है। और एसटीपी के पानी को उपयोग में लाने के लिए भी हिंगोनिया गौशाला को भी 20 mld आवश्यक पानी एसटीपी से मिलेगा। और जयपुर में जो मास्टर ड्रेनेज, जो गंदगी का बहुत ज़्यादा, कचरे का जो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, वो बेस्ट मैनेजमेंट के लिए भी बजट जयपुर में दिया गया है। और सबसे बड़ी बात, जयपुर में जो स्टेक होल्डर्स को कैपेसिटी बिल्डिंग निश्चित करने हेतु अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी जयपुर के अंतर्गत अंबेडकर रिसर्च सेंटर को भी बजट में दिया गया है, ताकि अंबेडकर जी के बारे में रिसर्च की जा सके और उनके बारे में और ज़्यादा लोगों को जानकारी मिले और उनके बारे में जो पढ़ना चाहते हैं उसको पढ़ सके। और गृह विभाग में भी बहुत सारी, अभी भी जयपुर में भी ये थाने और महिला डेस्क और उनके लिए सबके लिए बजट जयपुर को दिया गया है। साइबर क्राइम जो आजकल बहुत ज़्यादा लोगों को पीड़ित कर रहा है, उसके लिए भी, उसके समाधान के लिए भी बहुत बजट दिया गया है जयपुर को। और जो हमारी पर्यटन और जो हमारी विरासत ऐतिहासिक है अल्बर्ट हॉल, उसके पुनर्निर्माण के लिए, उसके रखरखाव के लिए 25 करोड़ का बजट राजस्थान गवर्नमेंट ने जयपुर को दिया है। इसी तरह सांगानेर जो हमारा जाना माना उद्योग वहाँ पर है ब्लॉक प्रिंटिंग का, उसके लिए ब्लॉक प्रिंटिंग जोन की स्थापना की जाएगी जयपुर में, जो एक व्यापार जो प्रिंटिंग का काम करते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी सौगात होगी। इसी तरह हेरिटेज का जो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक हमारे जो हेरिटेज में आते हैं उनके बड़ा आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में नाहरगढ़ और आमेर का डेवलपमेंट किया जाना है, उसके लिए भी बजट दिया गया है। इसी प्रकार से जयपुर के परकोटे के क्षेत्र की जो बावड़ियाँ और हमारा ताल कटोरा है, बहुत पुराना, जो मेरा तो बचपन वहीं गुजरा है, सो उसको भी और विकसित, वहाँ लोग आके उसको देखें, उसके भी निर्माण और उसको भी अच्छा सुंदर पर्यटक स्थल बनाने के लिए भी बजट दिया गया है। और शिक्षा के बिना सब अधूरा है, उसके लिए भी हाई टेक्नोलॉजी, हाई एजुकेशन के लिए भी सांगानेर में एक नया महाविद्यालय खोला जाने वाला है। आईटी सेक्टर की भी हमको ज़रूरत रहती है, उसके लिए भी बजट दिया है। और युवाओं को खेल के साथ जोड़ने के लिए एसएमएस स्टेडियम में बैडमिंटन एकेडमी की स्थापना भी की जानी है। और सबसे बड़ी बात जो चिकित्सा की बात है, जब तक स्वास्थ्य जयपुर नहीं होगा तब तक कैसे डेवलपमेंट होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि सवाई मानसिंह की जो हॉस्पिटल है, हरमाड़ा में सैटेलाइट हॉस्पिटल बनाया जाना प्रस्तावित है। और जोमनेर के कामटिया हरमाड़ा जयपुर में ट्रॉमा सेंटर की स्थापना की जानी है। सवाई मानसिंह हॉस्पिटल को अपग्रेड करने के लिए पार्किंग की जो समस्या है उसको ठीक करनी है।
150 करोड़ रुपए का व्यय उसके लिए भी बजट दिया है हमारी राजस्थान सरकार ने। 85 करोड़ रुपए की लागत से जेके लॉन, जयपुरिया हॉस्पिटल, जनाना हॉस्पिटल, एसएमएस मेडिकल कॉलेज से समस्त अस्पतालों का उन्नयन करने के लिए बजट दिया हुआ है और वरिष्ठ नागरिकों की बेहतर चिकित्सा सुविधा सुलभ कराने के रिम्स के अधीन हेल्थ केयर रिसोर्स और ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की जानी है। तो स्वास्थ्य भी जरूरी है, शिक्षा भी जरूरी है, सारी चीज़ों को लेते हुए और मेडिकल इंस्टीट्यूट साइंस रिम्स के लिए भी 500 करोड़ रुपए का बजट राजस्थान सरकार ने हमको दिया है। वन विभाग की भी हम बात करेंगे तो हमारा नारगढ़ जो है अभ्यारण्य, उसके लिए लेपर्ड सफारी प्रारंभ करने जा रहे हैं। वो भी एक अच्छा पर्यटक स्थल हो जाएगा हमारे जयपुर के लिए। इसी तरीके से बहुत सारा बजट, मैं बहुत फिर से आभार राजस्थान सरकार का करूंगी जिसने दिल्ली की संकल्पना को देखते हुए जयपुर जो राजस्थान की राजधानी है उसको इतना सारा बजट दे के जयपुर का डेवलपमेंट का फोकस करके इतनी सब सारी बातें कही है। आप सबका भी बहुत आभार करना चाहूँगी और राजस्थान सरकार का भी बहुत आभार करना चाहूँगी। एक मैं आपके नॉलेज में एक बात बता दूं, फिर आपका प्रश्न लेंगे। जयपुर में ट्रैफिक व्यवस्था सुदृढ़ होना सबसे ज़रूरी है। जयपुर का ड्रेनेज सिस्टम ठीक होना बहुत ज़रूरी है। ये दो मेन पॉइंट जयपुर के साथ हमेशा जुड़े हुए हैं, क्योंकि जिस गति से वाहन बढ़ रहे हैं उस गति से उसका अल्टरनेटिव भी ज़रूरी है। तो इस बार इसको मेन फोकस किया गया है जयपुर को राजधानी के रूप में। तो एलिवेटेड रोड और फ्लाईओवर, इस पर विशेष ध्यान दिया गया। 185 करोड़ की लागत से रिद्धि चौराहे पर एक एलिवेटेड रोड पड़ेगी और 130 करोड़ की लागत से जगतपुरा बालाजी तिराहे तक एलिवेटेड रोड बनेगी। दो ये एलिवेटेड रोड है और 80 करोड़ रुपए की लागत से ओटीएस चौराहे पर फ्लाईओवर का निर्माण होगा। ये दो एलिवेटेड रोड, फ्लाईओवर और साथ ही साथ 65 करोड़ रुपए की लागत से जोटवाड़ा आरओबी, खातीपुरा आरओबी पर भी एलिवेटेड रोड का निर्माण होगा। ये रोड तंत्र इसीलिए विकसित किया, फ्लाईओवर और एलिवेटेड रोड ताकि हमारा जो ट्रैफिक सिस्टम है, ट्रैफिक मैनेजमेंट है, वो ट्रैफिक अथॉरिटी को कंट्रोल करने में सुविधा और भविष्य को ध्यान में रखते हुए ये जरूरी है। इसके साथ ही साथ जयपुर मेट्रो सेकंड फेज, जैसा आपने विधानसभा में आप सब साथ थे, जयपुर का सेकंड फेज केंद्र सरकार के जॉइंट वेंचर में स्थापित किया जाएगा और राजस्थान मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के माध्यम से 12,000 करोड़ रुपए की लागत से सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र से अंबावाड़ी एवं विद्यानगर टोडी भीम तक कई कार्य हाथ में लिया जाना प्रस्तावित है और इसमें हम डीपीआर बढ़ा के इस पर कार्य प्रारंभ करेंगे। जगतपुरा वैशाली नगरों में मेट्रो के विस्तार हेतु भी डीपीआर बनाई जाएगी और विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, जेईसीसी जिसको हम नाम पर कहते हैं, इससे कंसेप्ट और कन्वीनियंस एमआईसी सेंटर का निर्माण भी किया जाएगा और भी बड़ा विद्यानगर में 15 करोड़ की लागत से ऑक्सीजन जोन के रूप में, जैसा अभी दीदी बता रही थी, वो होगा। और एक चीज़ और आपके नॉलेज में बता दूं, हमारे जो 8 जिले हैं, 8 जिलों में 8 डिस्ट्रिक्ट जज ये जरूरी होते हैं। 8 डिस्ट्रिक्ट जज की इसी बजट में घोषणा हुई है और 8 सीजीएम भी घोषणा इसी बजट में हुई है। और हमारा फोकस है कि हमारे जो नए जिले रहे हैं उन पे भी तुरंत गति से इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो, उनकी बिल्डिंग बने, सरकारी लवाजमा लगे, लोगों को कम से कम दूर जाना। जो जिले नहीं रहे हैं, फॉर उदाहरण के लिए जैसे चांचौर है तो वह एडीएम की तुरंत व्यवस्था की गई, एडिशनल एसपी की व्यवस्था की गई ताकि लोगों को त्वरित और नज़दीक न्याय मिले। ये हमारा फोकस है। धन्यवाद। सर, बजट जारी के आंकड़े बता दो सर, कितने जयपुर जिले की जो घोषणाएं हैं कितनी कंप्लीट? आपका ये फरमाना सही है, मैं इसको स्वीकार करता हूँ। स्वीकार करने के साथ ही इसका एक्सप्लेनेशन जो सुना, हमारा बजट जुलाई में आया है। आप थोड़ी सी कल्पना करें, जुलाई आएगा तब हमारा 1 साल होगा और जुलाई आने से पहले जैसे मैंने बताया 85 से 90% लैंड अलॉटमेंट के कार्य हो चुके हैं। 90 से 95% से भी अधिक उसकी हमने प्रशासनिक स्वीकृतियां जारी कर दी है, फाइनेंशियल स्वीकृतियां जारी कर दी है। और पिछले युवा दिवस के दिन 12 जनवरी को हमारे सीएम साहब ने इतने कार्यों की शिलान्यास मौके पर शुरू कर दिया है। जब हमने काम शुरू कर दिया है तो ये अब आरोप नहीं लग सकते कि हमने कोई इसकी हमारी मंशा सिर्फ घोषणा करने की।
हमने धरातल पर उतारना काम शुरू कर दिया है। बजट 19 तारीख को आया है, आज हमारी 22 तारीख है, और हम जिलों में, सब जिलों में पहुंच करके इसकी 3-4 दिन, महीने, 2 महीने में जो भी प्रक्रिया अपना के, हमारी मंशा बिल्कुल साफ है कि जो हमने बजट में घोषणाएं की है वो अगले वाले देखिए, बजट घोषणा ऐसी होती है, कोई 1 साल में पूरी होती है, कोई 2 साल में। जैसे ग्रीन फील्ड है, अच्छा 1 साल में तो पूरे नहीं होने, इनका समय लगना है, पर समयबद्ध योजना के अंदर सारी घोषणाएं पूरी हो, इसके लिए हम कृत संकल्प हैं। सरकार मेडिकल सुविधाओं को लेकर के बहुत संवेदनशील है और विकास भी होता है, हॉस्पिटल में सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं। आज पिछले बजट में चौथे स्तंभ को मानते हैं मीडिया को, आप राज्य स्कीम शुरू की थी आपने, लेकिन अभी तक वो लागू नहीं हो पाई। तो उसके सही है आपका, उसके टेक्निकल पहलुओं की सारी जांच जो पिछली बार आप बजट में सब सुन रहे थे, तो इस संबंध में भी घोषणाएं हुई थी और इस पर हमारा पूरा फोकस है, इसको जल्दी शुरू करें। मैं यहाँ भी नहीं हूँ, मैं तो अभी ये अपना विषय नहीं है, मेरे जोधपुर में भी है, हमने मेरे क्षेत्र में, राजस्थान की बात करते पूरे राजस्थान में है, जरूरी है आपने जो बताया उसको तुरंत उस पर कार्रवाई की जा रही है। मंत्री जी, हनुमान बेनीवाल ने जो ये बजट पेश किया है राजस्थान सरकार ने, इसको लेकर केवल आंकड़ों का खेल है। पिछली बार भी इन्होंने ऐसे ही आंकड़े पेश किए, लेकिन पैसा कहाँ पे है? सरकार के पास पैसा ही नहीं है। देखिए, जब हमने वित्तीय, मेरा साथी आपसे निवेदन, जब हमने वित्तीय स्वीकृतियां जारी कर दी है तो पैसे है, तभी तो वित्तीय स्वीकृतियां जारी हुई है। वो पैसे को हम उनको नकद तो गिनाएंगे नहीं। वित्तीय स्वीकृतियां जितनी हमने, आप आज तारीख में नोट करो, 100% वित्तीय स्वीकृतियां जारी करती है, तो वित्तीय स्वीकृति जारी होने के बाद पैसे के लिए कोई नहीं रह सकता। और जो जानकार बजट के हैं, बजट में आंकड़ों ही होते हैं, आंकड़ों का इम्प्लीमेशन भी होता है, बजट में घोषणाएं होती है, इसका इम्प्लीमेशन होता है। हम अगर हमारे पास पैसा नहीं, अनेक लोगों के मन में थी, आप लोगों के मन में शंकाएं थे पिछले प्रथम बजट में कि इतनी घोषणाएं करी और पैसे कहां से लाए। पैसे भी आए हैं, घोषणाएं भी हुई है, एएस भी हुई है और एफएस हो गई है। एफएस होने के बाद कोई विषय रहता ही नहीं है। मैं धन्यवाद दूंगा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को कि उनका वरदस्त हमारे ऊपर है, पैसे की कोई कमी नहीं आएगी। जनता से जुड़ा हुआ एक सवाल है, जलदाय विभाग की ओर से पिछले 2-3 साल से, और अब जो बिल जारी किए जा रहे हैं वो कोई 70,000 एक व्यक्ति पर डाला जा रहा है, कोई 80,000 का बिल डाला जा रहा है, घरेलू को उसको वाणिज्यिक करके दिया जा रहा है। एक साथ ऐसे कैसे भुगतान करेगा जनता? अगर ऐसा कोई इशू हमारे नॉलेज में लाया जाएगा, उस पर सख्त कार्रवाई होगी, नियमानुसार उस पर कार्रवाई होगी। इसमें कोई, हमारा पब्लिक के प्रति संवेदनशील हमारी सरकार है और रहेगी। अगर कोई गलती से हुआ है या जान के किया, दोनों परिस्थितियां हो सकती है। उसमें जारी नहीं किए सर। हाँ, तो उसको दिखवाएंगे, उसको दिखा, उस पर कार्रवाई करेंगे। आप सबका सर पीएम किसान सम्मान निधि सराहनीय है कि राजस्थान सरकार सबसे ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, 9,000 रुपए बढ़ाए भी गए इस साल, लेकिन भाजपा के घोषणा पत्र में 12,000 रुपए की जो है वादा वो किया गया था, लेकिन 9,000 रुपए तक। युवा साथी, मैं आपका धन्यवाद भी करूंगा कि हमने 5 साल में 12,000 बनाने की घोषणा की है, दूसरे साल में 9,000 पे पहुंच गए। आप हमारी स्पीड देखो, हमने 1 साल में नहीं कहा था कि 12,000 पहले साल में कर देंगे, हमारा संकल्प था 5 साल में 12,000 बढ़ाएंगे और दूसरे साल तक हम 9,000 पहुंचे, अगले साल तक 12,000 पहुंचे, 3 साल हमारे बाकी बचेंगे। हमारी मानसिकता देखो, हमारी मनस्थिति देखो, हमारे काम की स्पीड देखो और हम जो संकल्प है उसको देखो। धन्यवाद आप सबका।